Hello everyone. So today we are going to start with the new chapter from our 12th standard syllabus, that is electrostatics. Right? अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में हमने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है. बेसिक टर्म्स सच एज कूलम्स फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये सारे टर्म्स हमने पिछले साल पढ़े हुए हैं. राइट? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब जहाँ पे हम लोग एक चार्ज विच इज एट रेस्ट, राइट, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं. ओके, सो वही सारे बेस का यूज करते वक्त अब हम लोग 12th स्टैंडर्ड में कुछ फर्दर मोर टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. सो बिफोर डूइंग दैट हमें कुछ रिवीजन करना पड़ेगा 11th स्टैंडर्ड के टॉपिक्स का, जो हमारे लिए क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है. तो सबसे पहला टॉपिक जो होगा हमारे लिए इम्पोर्टेंट, वो होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड. राइट? अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो कोई भी चार्ज के अराउंड का एक स्पेस जो होता है वो ऐसे मॉडिफाई होता है सो दैट अगर कोई एक टेस्ट चार्ज, राइट, उस फील्ड के अराउंड, उस स्पेस के अराउंड आए, तो वो चार्ज क्या करेगा, एक फोर्स फील करेगा, है ना, एक फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा. राइट? अब वही फील्ड, वही स्पेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. राइट? क्या बोला मैंने? द स्पेस अराउंड चार्ज गेट्स मॉडिफाइड सो व्हेन अ टेस्ट चार्ज कम नियर टू दैट स्पेस it experiences a coulomb's force. This space is called as electric field. तो सपोज अगर हमारा एक चार्ज है ना, क्यू चार्ज है, इसके अराउंड एक स्पेस है. राइट? ये हम लोग लाइक जस्ट एग्जांपल के लिए ड्रॉ करें, ये एक स्पेस है. अगर एक टेस्ट चार्ज क्यू है ना आ जाता है, दोनों के बीच में डिस्टेंस चलो ले लेते हैं आर है, तो ये टेस्ट चार्ज क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. ये टेस्ट चार्ज क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. एंड वही होगा, लाइक ये पूरा जो होगा, राइट, वो फोर्स कौन सा होगा, कूलम्स फोर्स. एंड जिस फील्ड में, जिस स्पेस में वो फोर्स इस पर्टिकुलर चार्ज ने एक्सपीरियंस किया, उसी स्पेस को, उसी फील्ड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखते वक्त मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज. अब वी नो दैट कि एफ क्या होता है हमारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू अपॉन आर स्क्वायर. ये अपना कूलम्स फोर्स होता है. तो अगर हम लोग कूलम्स फोर्स का यूज करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू आर स्क्वायर. ये स्मॉल क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. एंड यू विल गेट योर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर. ये होती है हमारी वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होती है हमारी वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इलेक्ट्रिक फील्ड का ये एक्सप्रेशन देख के हमें ये समझ में आएगा कि अगर मैं चार्ज के दूर जाऊंगा, राइट, जितना डिस्टेंस पे जाऊंगा, उतना ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मेरा क्या होने वाला है, रिड्यूस होने वाला है. बिकॉज लाइक आप देख सकते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रहा है. वेराज अगर हम लोग जितना पास में रहेंगे उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, चार्ज के अराउंड की स्ट्रांग होगी. एज वेल एज अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसी भी चार्ज के अराउंड वो प्रेजेंट होगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर चार्ज. अगर वहाँ पे दूसरा चार्ज हो ना हो, स्टिल वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगी, प्रेजेंट होगी. ठीक है? क्योंकि दूसरे चार्ज पे डिपेंड करती है. राइट? इसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा था पिछले साल, राइट, 11th स्टैंडर्ड में. देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था. वहाँ पे हमने पढ़ा था कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलती है. वेराज अगर हमारा नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होती है, उनका डायरेक्शन टूवर्ड्स दैट नेगेटिव चार्ज होता है. राइट? अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कुछ इस तरीके से बाहर निकलती हुई दिखती है. whereas अगर वहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टूवर्ड्स दैट चार्ज. ओके, तो ये एक बेसिक चीज़ है जो हमने पिछले साल पढ़ा हुआ. राइट? अब नेक्स्ट टर्म है हमारा, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ओके, अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? तो बच्चा लोग देखो, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. अब मैंने अभी जस्ट बोला ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है वो हम कुछ इमेजिनरी लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं. आई रिपीट अगेन, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है
वो हम कुछ इमेजिनरी लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उन्हीं लाइंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। उन्हीं लाइंस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ कर्व्ड लाइंस होती है, उनके ऊपर आप किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो तो वो टेंजेंट आपको उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा, ठीक है, जो कि हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं। एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को बताते हैं, राइट। दैट मीन्स अगर एक सपोज हमारे पास एरिया है, उस एरिया से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, उस एरिया से सपोज बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, तो वहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी भी क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। और अगर एक एरिया से, राइट, एक यूनिट एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ही ज़्यादा कम पास हो रही है, तो वहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी भी क्या होगा? बहुत ज़्यादा कम होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिखते हैं नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन यूनिट एरिया, पासिंग थ्रू एन यूनिट एरिया। ओके, अब ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है वो हो जाएगा हमारा फिर, है ना, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस विच आर पासिंग थ्रू एन एरिया विल बी इक्वल टू, ये ए जो है इस तरफ लेके आ जाएंगे हम लोग, ये ई ए हमारा एरिया वेक्टर, यस, एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है, राइट। मतलब अगर ये हमारा सरफेस है, ये बोर्ड का एक सरफेस है, राइट, तो एरिया वेक्टर विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, हमेशा ई डॉट ए, राइट। देन ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ही हमारा होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। तो ये हो जाएगा हमारा ई डॉट ए। इसका अगर मैग्नीट्यूड देखना है तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, है ना, क्योंकि ये क्या है? हमारा डॉट प्रोडक्ट है। एंड डेफिनेटली डॉट प्रोडक्ट क्यों लेना है हमें यहाँ पे? क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट से हमें एक मैग्नीट्यूड मिलने वाला है, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट इज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर है वो, राइट, मैग्नीट्यूड मिलने वाला है, तो वहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लेने का कोई सेंस नहीं है, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा? डॉट प्रोडक्ट ही आएगा, दैट इज ई ए कॉस थीटा। सपोज अगर हमारा एरिया लाइक ऐसे कुछ, हमने ये ऐसा यूनिट एरिया बनाया हुआ है ना, ये यूनिट एरिया बनाया हुआ है, यहाँ से हमारा ये ऐसे एरिया वेक्टर निकला है बाहर, राइट, और हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी कुछ इसी तरीके से बाहर निकली हुई है। तो दोनों भी पैरेलल है, दोनों पैरेलल होंगे तो उनके बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा? 0 डिग्री। क्या होगा? 0 डिग्री। एंड वी ऑल नो दैट थीटा 0 डिग्री, कॉस जीरो क्या होता है वहाँ पे? 1। कॉस जीरो क्या होता है? 1। तो इस केस में हमारा फाई का वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम होगा। इस केस में फाई का वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम, दैट इज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बहुत ज़्यादा है, राइट, वहाँ से पास हो रहा है, वैल्यू फ्लक्स का वैल्यू वहाँ पे हमारा मैक्सिमम होगा। बट वहीं पे अगर मेरा एक एरिया है, राइट, उसका एरिया वेक्टर हमारा और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर है, उनके बीच में एंगल अगर 90 डिग्री हुआ, है ना, अगर थीटा हमारा 90 डिग्री हुआ इस केस में, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस 90 होता है 0, एंड हमारा फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा 0। दैट मीन्स उस एरिया से, है ना, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं हो रही है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर 0 इन दैट केस। ओके, सो आई होप आपको ये दो टर्म्स समझ में आ गए हैं। तो लेट्स मूव अहेड टू द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, राइट, जिसका हमें एप्लीकेशंस भी इस चैप्टर में, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ना है, दैट इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, राइट। तो उसके लिए हम लोग हमारा थर्ड टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज गॉस लॉ। थर्ड टॉपिक क्या है अपना? गॉस लॉ। गॉस लॉ, ओके। सो एक प्लेन सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास होता है, वो क्या होता है? हमें पता है, होता है फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, है ना, बराबर, ये होता है। वैसे ही अगर हम लोग एक क्लोज्ड सरफेस अज्यूम करते हैं, एक क्लोज सरफेस है, राइट, बंद, कंप्लीटली क्लोज सरफेस है वो, जैसे कि एक स्फेरिकल शेल हुआ, राइट, एक क्लोज सरफेस अगर हम अज्यूम करते हैं, तो वो क्लोज सरफेस पे अगर हमें नेट अमाउंट ऑफ चार्ज पता है, नेट अमाउंट ऑफ चार्ज पता है, तो देर इज अ लॉ, है ना, बाई विच, यूजिंग विच वी कैन फाइंड द फ्लक्स थ्रू दैट क्लोज सरफेस, राइट। और वही लॉ होता है हमारा गॉस लॉ। क्या होता है? गॉस लॉ। तो गॉस लॉ क्या स्टेट करता है कि द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस, द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस
is 1 upon epsilon naught times the charge inside the conductor, the charge inside the closed surface. क्या बोलता है गॉस लॉ? The total flux over a closed surface is 1 upon epsilon naught times the charge inside the क्लोज्ड सरफेस, है ना। तो क्लोज्ड सरफेस के लिए जो भी हमारा फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स जो भी होगा वो होगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है वो होता है हमारा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना। एज ये जो डेफिनेशन है वो हम लोग वैक्यूम के लिए कंसीडर करते हैं, दैट्स व्हाई यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या होता है हमारा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होगी? तो बेसिकली वैक्यूम की चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी, है ना, उसको बोलते हैं हम लोग परमिटिविटी। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को वैक्यूम के थ्रू पास ना होने देने की कैपेसिटी को भी हम लोग परमिटिविटी बोलते हैं। या फिर हम लोग हमारे किसी भी मीडियम की डाइलेक्ट्रिक की जो चार्ज स्टोर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी होगी उसको भी क्या बोलते हैं? परमिटिविटी बोलते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आप ये याद रख लो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करने की जो कैपेसिटी होगी उसको कहा जाता है परमिटिविटी। और अगर मैं वैक्यूम की बात कर रहा हूँ तो वो हो जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अगर मैं इसको लिखूं तो ये मेरा हो जाएगा फाई, है ना। पहले तो हमने निकाला है ई डॉट डी एस। डी एस क्यों? लाइक एक स्मॉल वैल्यू ऑफ एरिया, एक छोटा सा एरिया हम ले रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। ई डॉट लाइक एक क्लोज्ड सरफेस है ना, उस क्लोज्ड सरफेस पे एक छोटा सा एरिया कंसीडर कर रहे हैं, ई डॉट डी एस। और ये हमारा है क्लोज्ड इंटीग्रेशन, ये किसके बराबर है? ये है हमारा बराबर क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये होता है हमारा एक्सप्रेशन ऑफ गॉस लॉ, ये होता है हमारा एक्सप्रेशन ऑफ गॉस लॉ। ऑलवेज रिमेंबर दैट कि गॉस लॉ के अंदर जो हम लोग क्लोज्ड सरफेस ऐसे बोलते हैं ना, क्लोज्ड सरफेस, राइट, वो क्लोज्ड सरफेस बेसिकली एक इमेजिनरी सरफेस होता है जिसको हम लोग गॉसियन सरफेस बोलते हैं, है ना। और उसको हम ड्रॉ करते हैं फॉर आर रेफरेंस, ताकि हम क्या करें, एक क्लोज सरफेस अज्यूम करके उसके अंदर के चार्जेस, नंबर ऑफ चार्जेस, है ना, टाइम्स 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट करके हमारे टोटल फ्लक्स की वैल्यू फाइंड कर सकें, राइट। तो ये क्लोज्ड सरफेस जो हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे वो एक कंप्लीटली इमेजिनरी सरफेस होता है जिसको कहा जाता है गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस का शेप एंड स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, तो हम थोड़ा सा जब आगे बढ़ेंगे अभी, राइट, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ करेंगे तब हम वो सारी चीजें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, राइट। यहाँ पे हुआ हमारा फाई इज इक्वल टू, ये हमारा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन, राइट। अब गॉस लॉ का प्रूफ भी है, ऐसा नहीं कि गॉस लॉ का कोई प्रूफ नहीं, राइट। तो ये आप लिख दो फटाफट फटाफट, तो हम लोग क्या करते हैं, गॉस लॉ को प्रूफ करते हैं। ओके, चलो, ओके, सो गॉस लॉ है हमारे पास, राइट। उसका प्रूफ देखते हैं। यहाँ पे एक चार्ज है सपोज, राइट, एक चार्ज है, इसके अराउंड हमने एक सरफेस इमेजिन कर लिया, है ना, गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लिया। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आउटसाइड जाएगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, आउटसाइड होगा, क्या होगा, आउटसाइड। ठीक है, ये हमारा प्लस क्यू चार्ज। लेट्स अज्यूम एक छोटा सा एरिया ds यहाँ पे, और उस एरिया का वेक्टर ए ऐसा बाहर है, और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है। अब हम देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया जो है वो क्या है, इसको एरिया ए नहीं लिखेंगे, इसको ds लिखते हैं। ये ds है ना, तो ये ds वेक्टर है, ये ds वेक्टर है, छोटा सा ds है ना, राइट। तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ds जो है वो दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में, क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में। अब हमें पता है हमारा फाई का वैल्यू होता है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, जहाँ पे ई जो है वो क्या है, हमारा कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, डी एस। सिंस हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे चार्ज हमने लिया हुआ है क्यू अपॉन इसका रेडियस ले लेते हैं आर, आर डिस्टेंस पे हम देख रहे हैं, तो
ये हो जाएगा आर स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे हमारा फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ds। अब ऐसे एक ds है, राइट, एक छोटा सा एरिया है ds। ऐसे ही अगर हम लोग बहुत सारे ds को अगर यहाँ पे इंटीग्रेट कर दे तो इवेंचुअली मुझे क्या मिलेगा, मुझे एरिया मिलेगा, है ना, मुझे ये एरिया मिलेगा। ये स्फीयर है, राइट, ऐसे ये दिखने में ऐसे सर्कुलर है, बट ये पूरा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ होती है ना, चार्ज के। तो यहाँ पे क्या है, पूरा हमारा स्फीयर है। तो ये स्फीयर है, तो टोटल उसका एरिया हो जाएगा इंटीग्रेशन में एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसका वैल्यू हो जाएगा 4πr², हो जाएगा 4πr²। इधर लिख देता हूँ, सिंस ये हमारा ds जो है वो क्या हुआ है, 4πr² बना है। अब ये 4π कैंसिल आउट, r² कैंसिल आउट, पाई की वैल्यू मिलती है अपने को q अपॉन एप्सिलॉन। क्या मिलती है, q अपॉन एप्सिलॉन। तो यहाँ से हम लोग क्या करता है, गॉस लॉ को प्रूफ भी करता है, राइट। सो आई होप आपको ये बेसिक टर्म्स जो हमने आज जो पढ़ा, राइट, जो हमें फर्दर स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ पढ़ेंगे, राइट। तब तक के लिए चलो बाय बाय।